सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 46 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोपहर हो चुकी थी जब रोनीत कौर के साथ जसपाल सिंह 6 मंजिला इमारत के सामने रिक्शे में आ रुका। चंडीगढ़ के वीआईपी रोड जिस पर ऐसी कई इमारतें हैं, उन्हीं में से एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रोनीत कौर का फ्लैट था। लिफ्ट के जरिए वो दोनों फ्लैट तक जा पहुंचे। दरवाजा खोलने के बाद वो अंदर गए तो जसपाल ने पहले सादा सी रोनीत कौर को देखा, फिर एक निगाह फ्लैट के अंदर डाली। फिर उसने एक महंगे सोफे पर बैठते हुए खुशगवार लहजे में पूछा, रोनीत, ये फ्लैट तुम्हारा ही है ना? हम किसी दूसरे के फ्लैट में तो नहीं घुस आए? रोनीत कौर ने हंकारा भरा और फिर खड़े खड़े बोली, यहाँ आने वाले हर बंदे को ऐसा महसूस नहीं होता। तुम बैठो, मैं आकर बताती हूँ। कुछ पीना चाहो तो फ्रिज में से ले लो। ये कहकर वो अंदर की जानिब चली गई। जसपाल ने फ्रिज में से ठंडा मशरूब निकाला और दोबारा फिर सोफे में आ घुसा। कुछ देर के बाद रोनीत कौर वापस आई तो उसने शॉर्ट्स के साथ स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी थी। उसका गोरा बदन ही नहीं झलक रहा था बल्कि फरबा माइल बदन की चिकनाहट तक का एहसास हो रहा था। उसने अपने गैसू पौनी में बांधे हुए थे। वो नंगे पांव उसके पास आकर सोफे की दूसरी तरफ आलती पालती मारकर बैठ गई। तुम्हारा कौन सा रूप असली है? जसपाल ने कहा और एक लंबा घूंट लिया। दोनों ही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक लम्हा खामोशी के बाद खुशगवार अंदाज में बोली, जसपाल जी, गुरुद्वारे तो इस तरह नहीं जाया जा सकता ना। और यहाँ घर में ऐसे ही रहती हूँ मैं। ये लग्जरी फ्लैट मैंने खुद खरीदा है और यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है यही मेरा लाइफ स्टाइल है। तुम मुझे मजहब के मामले में बहुत कट्टर और बाकी जिंदगी में अल्ट्रा मॉडर्न कह सकते हो। मेरे क्या काम आ सकती हो? जसपाल ने पूछा। जैसा काम तुम चाहो, उसने जसपाल को देखते हुए कहा। तुमने मुझे इतनी जल्दी इतनी सारी मालूमात दे दी हैं कल्याण सिंह के बारे में। इससे लगता है कि तुम्हारा नेटवर्क काफी मजबूत है। उसने कहना चाहा तो रोनीत कौर बोली, नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा मेरा कोई नेटवर्क नहीं। हाँ, कॉलेज का एक ग्रुप है जो काफी मजहबी है। इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, वो भी बहुत मजहबी हैं। समझो, वो ही हमें लीड करते हैं, वो ही हमारे जिम्मे काम लगाते हैं और हमने कभी इस काम के बारे में नहीं पूछा। मैं भी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि संदूक की तलाश हम कैसे कर पाएंगे। उसके बारे में जो मालूमात मुझे मिली हैं वो मैंने तुम्हें और सेविक सिंह को बता दी हैं। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। रोनीत कौर भी सोचने वाले अंदाज में उसके चेहरे पर देखती रही। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर वो बोली, देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरे पास जो महारत है उसकी आखिरी हदों तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं जानती कि मेरी ये महारत तुम्हारे कैसे काम आ सकती है। ये मेरे क्या काम आ सकती है? जसपाल ने पूछा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो सोचो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा तमाशा दिखा सकती हूँ। रोनीत कौर ने कहा। कैसा तमाशा? वो बोला। अभी दिखाती हूँ। ये कहकर वो उठी और अपने बेडरूम में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक महंगा लैपटॉप था। फिर चलती हुई उस जगह पर चली गई जहां शीशे की मजबूत दीवार थी। वहां सोफे धरे हुए थे। वहां से वीआईपी रोड का चौराहा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जसपाल को भी वहीं बुला लिया। वो आकर बैठ गया तो रोनीत कौर बोली, जसपाल, ये सामने चौराहा देख रहे हो? किस कदर ट्रैफिक रवां दवां है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जसपाल ने कहा। चंडीगढ़ के आधे से ज्यादा हिस्से को डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक के इशारे तक कंट्रोल किए जाते हैं। मैं जब चाहे इसका सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दूं। जिसकी भी सिक्योरिटी हो जब चाहे ख़त्म कर दूं। यही चौराहा है, इसे सिर्फ 2 मिनट मैं अपनी मर्जी से रोकूंगी। उसने संजीदगी से कहा। इससे तो गाड़ियों का नुकसान भी हो सकता है, जसपाल ने कहा। तो हो जाए, उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए इस कदर रूखे अंदाज में कहा जिससे जसपाल को उसके अंदर की दरिंदगी का एहसास होने लगा। लो देखो,
रोनीत ने कहा तो जसपाल ने फौरन चौराहे की तरफ देखा। वो कह रही थी अभी चारों तरफ की ट्रैफिक एकदम से रुकेगी। उसने देखा ट्रैफिक रुकने लगी। अब चारों तरफ से चलेगी। चंद लम्हे गुजरे, चारों जानिब की ट्रैफिक चल पड़ी। देखना कितनी गाड़ियां लगती हैं। गाड़ियां एकदम से चलीं, कोई स्पीड में बढ़ी, कोई आहिस्तगी से। अगले ही लम्हे कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। जसपाल ने रोनीत की तरफ देखा, वो स्क्रीन पर देख रही थी। उसने फिर चौराहे पर देखा, वहां ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। रोनीत ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उसके साथ आकर खड़ी हो गई। चौराहे पर घमसान पड़ा हुआ था। लोग एक दूसरे पर चीख रहे थे। ये तुमने कैसे किया? जसपाल ने पूछा। ये तो कुछ भी नहीं, शहर का निज़ाम मेरी इन उंगलियों में है। आओ उधर बैठते हैं। ये कहकर वो उसी सोफे पर जा बैठी जहां वो पहले जसपाल के साथ बैठी थी। वो भी वहीं जाकर बैठ गया तो रोनीत ने बताया, कल्याण सिंह के बारे में जो कुछ मैंने बताया ये वो मालूमात हैं जो हर बंदे को पता है। ये मालूमात वो खुद लोगों को बताना चाहता है। मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये मेरे किसी नेटवर्क का कमाल नहीं। तो क्या तुम कल्याण सिंह के कंप्यूटर से वो सारी मालूमात? जसपाल ने कहना चाहा तो वो बात उचकते हुए एक अदा से बोली, ये हुई ना बात, एक लाइन मिल गई ना। मैं शाम तक तुम्हें वो सारी मालूमात दे दूंगी जो भी मुझे उसके हाथ से मिलें। इससे आगे तुम जो चाहो। अपने प्रोफेसर से कब मिलवा रही हो मुझे? जसपाल ने पूछा। चाहे अभी मिल लो। वैसे तुमने मिलना तो है ही उनसे, आखिर लीड तो उन्होंने ही करना है। रोनीत ने कांधे उचकाते हुए कहा। तो चलो अभी मिलते हैं, जसपाल ने कहा। आओ। वो उठी और बाहर की तरफ चली। इस हुलिये में? उसने तेजी से पूछा। अरे क्या फर्क पड़ता है, आओ। ये कहकर वो बाहर निकल गई। जसपाल उसके पीछे लपका। वो बिल्कुल सामने वाला दरवाजा खोले खड़ी थी। उसने अंदर आने का इशारा किया और खुद अंदर चली गई। बहुत सजा हुआ ड्राइंग रूम था जिसमें बसंती रंग ज्यादा था। एक स्याह सोफे पर मोटा सा अधेड़ उम्र सिख बैठा था जिसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों पर नजर का चश्मा था। सफेद शलवार कमीज पर गहरे नीले रंग का वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसी रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। आइए आइए जसपाल सिंह जी, आइए, सत श्री अकाल। उसने खड़े होकर फतह बुलाई और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे प्रोफेसर देवेंद्र सिंह कहते हैं, तुम मुझे सिर्फ प्रोफेसर कह सकते हो। जसपाल ने भी फतह बुलाई और वो दोनों बैठ गए। रोनीत कौर अंदर की तरफ चली गई। संदीप अग्रवाल उर्फ संधू, कहाँ तलाश करें उसे और कैसे? जसपाल ने किसी तमहीद के बिना मतलब की बात की तो प्रोफेसर सिंह सर हिलाते हुए बोला, मिल जाएगा। अगर वो इस धरती पर हुआ, मैं जानता हूं उसे। कॉलेज दौर में वो बहुत निडर किस्म का लड़का था। बहुत उठान थी उसकी। उसने धर्म के लिए बहुत काम किया है। इसीलिए मैंने हामी भरी उसे तलाश करने की। मतलब आपका राबता? जसपाल ने कहना चाहा। ये दुनिया है, हमें एक दूसरे से राबता करना ही पड़ता है। प्रोफेसर सिंह ने उसकी बात कता करते हुए तेजी से कहा। फिर एक लम्हा तवक्कुफ के बाद बोला, तुमने बहुत अच्छा सोचा है कि उसके इर्द गिर्द ही से सुराग लिया जाए। सिर्फ कल्याण जी ही को नहीं देखना, उसके और बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं। जैसे उसकी दोस्त नेहा अग्रवाल भी तो है। बहुत कुछ अनजाने में भी हो सकता है। खैर, रोनीत आज शाम तक या सुबह तक कोई ना कोई रास्ता दिखा देगी, प्रोफेसर ने कहा। तब तक? जसपाल ने उसके चेहरे पर देखते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तब तक हम करेंगे क्या? प्रोफेसर ने कहा। कौन कर रहा है? जसपाल ने पूछा, जिस पर प्रोफेसर उसके चेहरे पर देखता रहा। चंद लम्हों के बाद उसने एक गहरा सांस लिया और बोला, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी धर्म के लिए दे दी है। मैं नहीं समझता कि हम सन 47 में से आज़ाद हुए थे, क्योंकि सन 84 में हमें यह यकीन दिला दिया गया था कि हमारा कोई वतन नहीं है, हम बेवतन हैं। उस वक्त मैं नया नया पढ़ाने लगा था। बस फिर मैंने अपना मिशन बना लिया और तब से मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। अब रिटायर हो गए हैं आप? जसपाल ने पूछा तो वो बोला, हाँ, और मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ये चंद बच्चे हैं जिन्हें मैंने तैयार किया है। ये सारे बच्चे किसी न किसी हवाले से सन 84 के जख्म खूरदा हैं। और कॉलेज एक ऐसी जगह है जसपाल जहाँ से कैरियर की सिमत का तयन हो जाता है। मैंने इस दौर से बड़ा तजर्बा लिया है। खैर, तुम शायद ये समझ रहे हो कि मैं अकेला बूढ़ा यहाँ बैठा बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। ये तो सच है प्रोफेसर साहब, हम सिखों का कोई वतन नहीं, लेकिन इसमें गलतियां तो हमारे बड़ों की भी हैं। इतिहास यानी तारीख को बदला तो नहीं जा सकता।
जसपाल ने दुखी लहजे में कहा। जसपाल, शायद अभी तुमने इस दुनिया को समझने की कोशिश नहीं की। प्रोफेसर ने जज्बाती होते हुए कहा, फिर खुद पर काबू पाकर बोला, शतरंज की बसात बिछाई जाती है तो मोहरों के जरिए खेल खेला जाता है। मोहरे बेजान होते हैं और उन मोहरों को खबर भी नहीं होती कि उनके जरिए कौन शातिर खेल खेल रहा है। बेचारे मोहरे, उन मोहरों की ना मात होती है और ना जीत। इसी तरह कठपुतली को भी पता नहीं होता कि कौन मदारी उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मदारी या तमाशा बाज पसे पर्दा होता है। कठपुतली की जीत होती है ना हार। उसका काम सिर्फ उंगलियों पर नाचना है। फायदा तो तमाशा दिखाने वाला मदारी ले जाता है। यही हाल इस दुनिया का है। तुम क्या बनना पसंद करोगे, मोहरा, शातिर, कठपुतली, मदारी, तमाशेबाज? वो इससे भी ज्यादा वो दुख से बोला, एक तीसरी किस्म कलंदर की होती है, जो जिंदा खूनखार जानवरों को अपने इशारों पर नचाता है। यहाँ आदमी नुमा जानवर बहुत हैं और इंसान बहुत कम हैं इस दुनिया में। और समझो कि ये दुनिया उन्हीं इंसानों की वजह से चल रही है। जसपाल ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। तुम ठीक कहते हो जसपाल सिंह, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सारे खेल तमाशे क्यों होते हैं? प्रोफेसर सिंह ने पूछा। आप बताएं, आप बहरहाल मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो बोला। हर जमाने और हर दौर में इंसान पर इंसान ने हुकूमत की है। ये कोशिश भी एक खेल की मानिंद होती है। खेलने वाले पसे पर्दा होते हैं। किसी मोहरे को कोई पता नहीं होता कि वो किस गेम का हिस्सा बन गया है। आज भी ग्रेट गेम जारी है, जिसमें सरहदें कोई मायने नहीं रखती। वक्त के साथ हथियार भी बदल गए हैं। पुराने हथियारों पर यकीन रखने वाली कौमें नए हथियारों का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। हमारे सामने के हालात हमें यही सबक दे रहे हैं। जैसे मीडिया कभी एक आला था, अब एक हथियार बन चुका है। ग्रेट गेम खेलने वाले इस हथियार को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम इससे बाखूबी वाकिफ हो। शतरंज पर तो मखसूस मोहरे होते हैं, लेकिन ग्रेट गेम, इसकी बसात पर जाने कितने मोहरे होते हैं। क्योंकि ग्रेट गेम का फैलाव बहुत बड़ा है, समझ लो, अनदेखी बसात जिसका कोई सिरा कोई किनारा नहीं। इसी तरह प्रोफेसर में और जसपाल में बहुत ज्यादा बातें हुई, जिनका मैं यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं समझता। कि अंदर से एक अधेड़ उम्र खातून बाहर आई और बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, आओ जी, प्रसादे चख चख लो। ये मेरी सरदारनी है जसपाल, आओ खाना खाते हैं। ये कहते हुए प्रोफेसर उठ गया। वो खाना खाकर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें करते हुए चाय पी रहे थे कि रोनीत कौर वहीं आ गई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और एक तरफ आकर बैठी और पुरजोश लहजे में बोली, कल्याण सिंह उर्फ कुली का मैंने सब कुछ देख लिया है। उसने बहुत ब्लैक मनी बनाई है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। कहीं पर भी संधू जी के बारे में पता नहीं चला, मगर एक इशारा मिला है। वो क्या? प्रोफेसर ने पूछा। हमारे उस चंडीगढ़ के एमएलए हरनेक सिंह चावला के साथ कल्याण सिंह का उस वक्त से कारोबारी ताल्लुक है जब से संधू गायब हुआ है। शराकतदारी में एक बड़ी रकम लगाई गई है। उसकी एफआईआर भी उन दोनों ने जाकर लिखवाई थी। संधू का पता उन दोनों में से बाहर आएगा, ये मुझे यकीन हो गया है। असल हकीकत क्या है ये? रोनीत कौर ने कहना चाहा। पता कर लेते हैं, जसपाल ने उसकी बात उचक ली। फिर उसके चेहरे पर देखा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, उसने कहा और उठ गई। जसपाल ने गहरा सांस लिया और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करने लगा। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। नीलगू रोशनी छट चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रोशनी जर्द रंग में बदलती जा रही थी। एक जोरदार लहर आई और उसने मुझे साहिल समुंदर पर यूं फेंक दिया जैसे उस समुंदर ने मुझे उगल दिया हो। मेरा वो जिस्म जो तहे आब ट्रांसपेरेंट हो गया था, अब मुझे यूं दिखाई देने लगा था जैसे मादी वजूद तो हो, लेकिन ना उसका वजन हो और ना ही एहसास। मैंने अपने अतराफ में देखा तो मैं एक खारदार झाड़ी के साथ लेटा था। झाड़ी की एक शाख के सिरे पर मौजूद एक खार को देखा। ऐसे ही उस पर निगाह पड़ी थी। नोके खार पर पानी का एक कतरा महवे रक्स था। वो एक आम सा कतरा था। ना आबगीने की मानिंद उसमें से रोशनियां फूट रही थीं, ना ऐसा था कि कोई हीरा सूरज की रोशनी में दमक रहा हो। बस वो एक शफाफ कतरा था। हल्की हल्की हवा में खार जैसे झूम रहा था। होना तो ये चाहिए था कि सूरज की रोशनी में उसके रंग बदलते, कभी धनक रंग और कभी तलिस्माती रंग फूटते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
मैं उसकी बेरंगी के बारे में सोच रहा था कि एकदम से उस कतरे में से आहो बका की आवाजें फूटने लगीं। मैं हैरान हो गया कि कतरे की चमक दमक तो होती है, लेकिन ये रोने और आहो बका की आवाजें कैसी हैं। मैं जब पूरी तरह उसमें खोया तो एक सदा उभरी, मेरी आहो बका में ना खोकर रह जाना, मेरे अंदर की साफ सदा सुन। मैं उस कतरे की जानिब देखने लगा। बिलाशुबा ये उसी कतरे की आवाज थी। मैंने उसे देखा, उसकी आहो बका अरूज पर थी। मैं सुन रहा हूँ, तू बता, तू है क्या? मैंने पूछा। मैं एक कतरा हूँ, समुंदर से अलग हुआ कतरा, आंख से टपका हुआ बारिश का कतरा, या वो कतरा जिसमें तख्लीक का जौहर पोशीदा होता है। और ये जान लो, कतरा उसी वक्त बनता है जब वो अलग हो जाए। ये तुम्हारी आहो बका, ये क्या है? मैंने इसके रंगों और उसकी तड़प को देखते हुए पूछा। तू मेरी आहो बका तो सुन रहा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि मेरे अंदर की सदा सुन। क्या है तुम्हारे अंदर की सदा? इसी तरह की मजीद बातें मेरी और उस कतरे के दरमियान होती रहीं। देखते ही देखते वो कतरा मजीद तड़पने लगा। वो वजद जैसे रक्स में आ गया और फिर सूरज की तेज धूप में उसका वजूद आसमानों की जानिब उठ गया। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा जैसे वो कतरा तहलील हो गया हो, मगर ऐसा नहीं था। एकदम से बादल आसमान पर छा गए, सूरज उनकी ओट में छुप गया। हजार हा कतरे बादलों से गिरने लगे। उनमें से वो कतरा ना जाने कैसे कैसे रंग लिए समुंदर से जा मिला। एकदम से उसकी रोशनियां तेज हो गईं। एक सिप्पी उसके लिए महवे इंतजार थी, वो उसमें दाखिल हो गया। मुझे अगली मंजिल के लिए उठना था। मैं राज जान गया था कि कतरे को गहर बनने के लिए जुदाई जरूरी है। विसल की तड़प ही उसके गहर बन जाने का राज है। एक कतरा, कतरा ही नहीं, कुल्ज़मे बेसाहिल भी बन सकता है। मैं साहिल से उठकर आगे बढ़ गया। जसपाल और रोनीत कौर फोर व्हील जीप की पिछली निशिस्त पर थे। अगली सीट पर ड्राइवर के साथ सेवक सिंह था। उनकी पिछली सीट पर दो लड़कियां बैठी हुई थीं, जिनका तारुफ नहीं करवाया गया था। सपहर होने वाली थी। ये वो वक्त था जब सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। उन सब ने ये फैसला कर लिया था कि कल्याण सिंह को उठा लिया जाए, क्योंकि हरनेक सिंह से उसकी दोस्ती और कारोबारी ताल्लुक सब कुछ समझा गया था। हरनेक सिंह के बारे में उन्हें शक था कि वो कोई एजेंट है या किसी के लिए वो काम जरूर करता है। अब मालूमात लीं तो कड़ियां इस शक को मजीद पुख्ता करने लगीं। कल्याण सिंह के बारे में ये फैसला इस शक के बारे में यकीन करना था। वो उन्हीं ऊंची ऊंची इमारतों में से एक थी जो सखना झील के जनूब में वाक़या थी। ये एक बड़ा कारोबारी मरकज माना जाता था। उस सफ़ेद इमारत में बहुत सारे दफातर थे। जसपाल और रुनीत को इमारत के सामने उतर गए, जबकि बाकी जीप समेत बेसमेंट पार्किंग में चले गए। वो दोनों लिफ्ट के जरिए कल्याण सिंह के ऑफिस के सामने पहुंच गए। बदेसी सूट पहने देसी लड़की ने साफ अंग्रेजी में उनसे पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? कल्याण सिंह से मिलना है, बहुत ज़रूरी, रोनीत ने कहा। जी बिल्कुल, आप देखें हम वक्त पर पहुंचे हैं, रोनीत ने पूरे एतमाद से कहा। तो वो देसी लड़की बोली, आपका नाम प्लीज? मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा फ्रॉम लुधियाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, देसी लड़की ने कहा और कंप्यूटर में देखने लगी। चंद लम्हों के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आप जा सकते हैं। वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। रोनीत कौर ने जब उनका कंप्यूटर हैक किया था, उसी वक्त उसने एक नाम पढ़ लिया था और वो उसी वक्त के हिसाब से वहां पहुंच गए थे। अब जो वो करने जा रहे थे, इस दौरान मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा फ्रॉम लुधियाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं आना चाहिए था। वो कल्याण सिंह के ऑफिस में दाखिल हो गए। वो सामने एक बड़ी सारी कुर्सी पर बैठा था। जसपाल की निगाहें उसके चेहरे पर थीं। उन्हें देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम लोग? अरोड़ा साहब तो लफ्ज उसके मुंह ही में रह गए थे। जसपाल अपना पिस्टल निकालते हुए बोला, हमारे बारे में सुनोगे तो अच्छा नहीं होगा, लिहाजा आराम से बैठ जाओ। हमारे मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? उसने बिना किसी खौफ के कहा। तो जसपाल बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया, जिस पर कल्याण सिंह ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ना चाही। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, रोनीत कौर ने दबे हुए लहजे में तेजी से कहा। तो जसपाल ने पिस्टल कल्याण सिंह के माथे पर मारा। वो एकदम से चकराते हुए कुर्सी पर ढह गया। जसपाल ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी, बल्कि उसकी आंखों में देखता रहा। कौन हो तुम? कल्याण के मुंह से गुस्से और नफरत से निकला, जिसमें खौफ का शायबा तक नहीं था। हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए।
यहीं जवाब दोगे या हमारे साथ जाना है या फिर? जसपाल ने गुर्राते हुए कहा। कैसा सवाल? उसने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। संदीप अग्रवाल उर्फ संधू, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सिर्फ इसी का जवाब चाहिए, अब ये मत कहना कि मुझे पता नहीं। जसपाल ने कहा तो वो बुरी तरह चौंक गया। फिर एकदम से खुद को ढीला छोड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ। उसके मुझ पर बड़े एहसानात हैं, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन उसका पता चल जाए मैं हाजिर हूँ। तो चलो फिर हमारे साथ मिलकर तलाश करें। जसपाल ने उसे उठाते हुए कहा तो वो एकदम से उठ गया। उसके माथे पर खून था जिसे उसने टिश्यू पेपर से साफ किया। उसने मेज की दराज खोली, उसमें से सेल फोन निकाला, फिर चाबियां निकाली। इसके साथ ही उसने पिस्टल निकालकर उन पर तानते हुए नफरत से कहा, मुझे उसकी तलाश तो है, लेकिन तुम जैसे गुंडों के साथ यूं आसानी से चला जाऊं? पिस्टल फेंको। कुली, ये तुमने बहुत अच्छा किया, अभी सामने आ गए, अब तुझे माफी नहीं है। ये कहते हुए जसपाल ने उसे झुकाई दी। कुलियान ने फायर कर दिया, जिसकी आवाज पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। जसपाल उस पर जा पड़ा। वो दोनों फर्श पर थे। रोनीत ने कल्याण की कलाई पर जोर से एड़ी मारी, उसका पिस्टल छूट गया, जिसे रोनीत कौर ने तेजी से उठा लिया। जसपाल उसे लगातार मार रहा था, फिर उसे उठाया और पूरी कुवत से दरवाजे पर दे मारा। बाहर सिक्योरिटी वाले आ गए थे और उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, मगर उनसे भी पीछे दो लड़कियां गन्ने लिए खड़ी थी। उन्होंने सिक्योरिटी वालों को कवर किया हुआ था। रोनीत ने यह मंजर देखा तो वहां मौजूद सब की तरफ देख कर कहा, किसी ने भी हरकत की तो समझो वो ऊपर। जसपाल ने कल्याण को उठाया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। उनके दरमियान तय था कि लिफ्ट उनके लिए पिंजरा साबित हो सकती है। घूमती हुई सीढ़ियों के नीचे तक वो तेजी से आ रहे थे। ये तो मुमकिन नहीं था कि इमारत की सिक्योरिटी को पता न चले और उन्होंने पुलिस को इत्तला न दी हो। सीढ़ियों के नीचे 7-8 नौजवान खड़े थे। जसपाल ठिठका तो रोनीत कौर ने कहा, जल्दी निकलो, ये अपने ही हैं। उन्होंने नीचे सबको कवर किया हुआ था। वो कल्याण को लेकर जैसे ही सीढ़ियां उतरे, वहां मौजूद लड़कों ने कल्याण सिंह को काबू में कर लिया। वो उसे बाहर गाड़ी तक ला रहे थे कि एक सिक्योरिटी वाले ने फायर कर दिया, जो एक लड़के को लगा। तभी उन्होंने एकदम से जोरदार फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो इमारत ही नहीं पूरा इलाका गूंज उठा। तभी एक लड़के ने जख्मी लड़के को काबू में करते हुए कहा, अब निकलें आप, मैं सब संभाल लेता हूँ। ड्राइवर उनकी गाड़ी ले आया था। उन्होंने कल्याण सिंह को उसमें फेंका और सभी बैठकर चल दिए। ड्राइवर बहुत माहिर दिखाई दे रहा था। वो तेज रफ्तारी से निकलता गया। सड़क पर ट्रैफिक का बहाव था। कल्याण सिंह को जसपाल ने दबाया हुआ था। रोनीत अपने लैपटॉप में मसरूफ थी। वो शहर की उन सड़कों का ब्लॉक कर रही थी जो उनकी राह में थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो सुनसान इलाके की जानिब बढ़ते हुए एक नौ तामीर बिल्डिंग में गाड़ी समेत आ गए, जहां पहले ही से कुछ लोग थे। वो उसे तीसरी मंजिल के उस कमरे में ले गए जहां काट कबाड़ पड़ा हुआ था। जसपाल ने उसे जोर से धक्का दिया तो कल्याण फर्श पर जा गिरा। उसके चेहरे पर चोट आई। चल शुरू हो जा, नहीं बताएगा तो इस कदर तशद्दुद होगा कि तू मौत चाहेगा मगर नहीं मिलेगी। जसपाल ने कहा, मैं सच कहता हूं, मुझे संधू के बारे में कुछ पता नहीं। कल्याण ने बेखौफी से कहा। रोनीत, तुम बाहर जाओ और लड़कों को अंदर भेजो। वो इसके कपड़े उतारें, फिर इसकी। जसपाल ने कहना चाहा मगर कल्याण बोला, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मुझे खुद संधू की तलाश है। क्यों नहीं होगी, वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त था और तुम्हें उसके बारे में सब पता था। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें उसके गुम हो जाने का भी पता नहीं? रोनीत ने कहा, लेकिन ये सच है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं खुद आज तक हैरान हूँ। वो यूं बोला जैसे एहतजाज कर रहा हो। तो फिर क्या हरनेक सिंह को पता है, जो अब तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके साथ तुम्हारे बहुत अच्छे कारोबारी मरासिम हैं? ये उन्हीं दिनों तुम्हारा दोस्त बना था ना, जिन दिनों संधू गुम हो गया था? जसपाल ने कहा तो वो बोला, कभी कभी मुझे भी शक होता है कि शायद हरनेक ही ने ऐसा किया हो, मगर मुझे ऐसा लगा नहीं उसे संधू से। कल्याण ने कहा तो रोनीत ने तंजामेज अंदाज में कहा, हमें ये पता है कि हरनेक क्या है और तुम साथ रहते हो। तुम्हें नहीं पता। जसपाल, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं भेजती हूँ लड़के, ये कहकर वो बाहर चली गई। अब भी वक्त है, जसपाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे संधू के गायब होने का पता 1 हफ्ते के बाद लगा था। वो अक्सर ऐसे गायब हो जाता था। मैं ये भी मानता हूँ कि हरनेक सिंह एक नेता है, लेकिन
इसके साथ साथ उसके 2 नंबर धंधे भी हैं। मुझे उन दोनों में कोई ऐसी वजह नहीं मिलती जिससे शक ही हो सके कि कल्याण ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। तब तक लड़के अंदर आ गए थे। उन्होंने आते ही उसकी पगड़ी को बड़ी एहतियात से उतारा और एक तरफ रख दिया। फिर उसकी शर्ट उतारी गई। दूसरे लड़के ने उसकी पैंट उतारी तो फक्त कच्छा रह गया। लड़कों ने डंडे उठाए और उसे पीटना शुरू कर दिया। चंद मिनटों के बाद ही उसने हाथ उठा दिए, फिर कराहते हुए बोला, रब के लिए मेरी बात सुनो। जसपाल के इशारे पर लड़के रुके तो उसने पूछा, बोलो क्या कहते हो। मुझे हरनेक पर कई शक हैं। मुमकिन है उसी ने संदूक को गायब किया हो, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम हरनेक सिंह के बंदे ही हो। उसके यूं कहने पर जसपाल एकदम से ठिठक गया। इसका मतलब था कि उसे पता है, लेकिन वो एतमाद नहीं कर रहा था। लेकिन यह तय था कि मामला उसके और हरनेक के दरमियान था। चलो इतना बता दो कि संधू जिंदा है, जसपाल ने पूछा। उसे जिंदा होना चाहिए, वो कराते हुए बोला। ठीक है, तुम हमारे मेहमान हो उस वक्त तक जब तक हरनेक हमारे हाथ नहीं आ जाता। जसपाल ने कहा तो वो बोला, बहुत मुश्किल है, तब तक वो मुझे ढूंढ निकालेगा। देखते हैं, जसपाल ने कहा और लड़कों को इशारा करके बाहर निकल गया। सूरज मगरिब की ओट में छुप गया था। चंडीगढ़ की रोशनियां जगमगा उठी थीं। जसपाल और रोनीत मोहाली की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद एक बड़े बंगले में थे। बज़ाहिर वो एक फैक्ट्री से मुल्हिका दफ्तर था, जिसमें काम करने वाले लोग जा चुके थे और थोड़े से लोग वहां थे। वो दोनों एक कमरे में थे। उनके पास अभीत सिंह और सांवले चेहरे वाली पतली सी गरलीन कौर थी। वो चारों कंप्यूटर के पास थे। तभी रोनीत कौर ने जसपाल से कहा, लो, हम यहाँ आ गए हैं। अब बताओ, मेरे सामने समझो पूरा चंडीगढ़ है। जहाँ की निशानदेही करोगे वहीं मैं उसे तलाश करूंगी। यहाँ कोई सेक्टर 16 है? बिल्कुल है। ये कहते हुए रोनीत कौर ने कंप्यूटर के बोर्ड पर उंगलियां चलाईं। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, यह सामने सेक्टर 16 है। तब जसपाल ने उसे हिंसों में कोई लोकेशन बताई। रोनीत उसी मुताबिक कंप्यूटर में फीड करती रही। कुछ देर के बाद रोनीत कौर सरसराते हुए लहजे में बोली, ये सुर्ख धब्बा हरनेक की निशानदही कर रहा है और नक्शे के मुताबिक वो इस वक्त सेक्टर 16 में है। मतलब बकौल तुम्हारे उसके सेल फोन की लोकेशन है। मजीद देखो, वो जगह कौन सी है, लड़के पहुंच जाएंगे वहां। अभीत ने तेजी से कहा। वो लड़कों के बस की बात नहीं होगा, गरलीन कौर ने उससे भी तेज लहजे में कहा। मगर ये तो यकीन हो जाएगा कि वो वही है, अभीत ने कहा। ये ठीक है, मगर कोई एक्शन नहीं। ये कहकर रोनीत कौर ने जसपाल की तरफ देखा और पूछा, जसपाल, ये पक्का है ना? एकदम पक्का, उसने कहा। तभी अभीत ने फोन निकाला और किसी को हिदायत देने लगा। जहां पर सुर्ख धब्बा था वो लोकेशन बताई। वो फोन कर चुका तो रोनीत ने गुरलीन से कहा, तुम रहो इधर और हमें अपडेट करते रहना, हम निकलते हैं। इधर उधर का भी ख्याल रखना। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, उसने एतमाद से कहा। वो चारों एक स्याह 4 व्हील गाड़ी में सवार तेजी से सेक्टर 16 की तरफ जा रहे थे। ड्राइवर वही था, लेकिन गाड़ी उन्होंने बदल ली थी। जसपाल तेजी से सोच रहा था। जो मंजर उसके सामने आया था उसने उसे बेचैन कर दिया था। अगरचे शहर जदीद तर्ज पर आबाद था, लेकिन सेक्टर 16 की आबादी कदरे गुंजान लगती थी। वहां ज्यादा रश था। एक हाल में तकरीब जारी थी। लड़कों ने यही बताया था कि हरनेक सिंह अंदर मौजूद है। वो उस तकरीब का मेहमान खसूसी है और स्टेज पर बैठा है। काफी हंगामा हो सकता है, जसपाल ने कहा। उसके साथ सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हमारा नुकसान भी हो सकता है। रोनीत कौर ने हौले से अपनी राय का इजहार किया। मुझे बस चंद मिनट देंगे? अभीत ने इजाजत तलब अंदाज में पूछा। क्या करोगे तुम? जसपाल ने पूछा। सिर्फ इतना कि यहाँ हंगामा कर दूं, अफरा तफरी फैला दूं। इस दौरान वो पहले ही कल्याण सिंह की वजह से चौकन्ने होंगे। इस तरह वो ज्यादा चौकन्ने हो जाएंगे, रोनीत कौर ने बदमजा होते हुए कहा। लेकिन इस तरह तो वो तकरीब के बाद सिक्योरिटी के घेरे में यहाँ से निकल जाएगा। उसे पिछले दरवाजे से निकालेंगे, अभीत ने कहा। डन, करो, जसपाल ने एकदम कहा। आप पीछे चलो, अभीत ने कहा और कार से उतरकर लड़कों से राब्ता करने लगा। जसपाल और रोनीत अपने ड्राइवर के साथ उस इमारत की पिछली तरफ चले गए, जहां सुनसान सी तंग गली थी, जिसमें बमुश्किल एक छोटी गाड़ी जा सकती थी। ड्राइवर गाड़ी ही में रहा और वो उस मुतवक्का जगह जा पहुंचे जहां से उनका ख्याल था कि हरनेक निकलेगा। उस तरफ हाल के अंदर की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। कोई बड़े जोरों से तकरीर कर रहा था। अचानक हाल में धमाका हुआ, जिससे अंदर अफरा तफरी फैल गई। कुछ ही देर के बाद गली की तरफ से एक दरवाजा खुला।
कुर्ता पजामा और वेस्ट कोट पहने हुए भारी जुस्से वाले सरदार को काफी सारे लोग घेरे में लेकर निकले। यही है हरनेक सिंह, रोनीत कौर ने तेजी से कहा, जिस पर जसपाल ने पिस्टल निकाला और तेजी से आगे बढ़ा। वो लोगों के इस घेरे में घुस गया जो हरनेक के इर्द गिर्द थे। वहां के लोगों को यही बावर करवाने लगा जैसे वो उसी का बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी वाला है। जसपाल ने उसे पकड़ा और गली में से बाहर निकलने लगे। अगले ही लम्हे किसी ने हरनेक का हाथ छुड़वा लिया। हरनेक उनके हाथों से निकल गया। सामने गली में से चंद लड़के तेजी से अंदर आ गए और सिक्योरिटी वालों और उनके दरमियान में दीवार बन गई। शायद वो लोग समझ गए थे, इसीलिए एकदम से उन्होंने लड़कों पर हमला कर दिया। वो सब एक दूसरे से दस्तों गिरेबान थे। गली में घुमसान पड़ गया। दो सिक्योरिटी वालों ने जसपाल को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया था। यही वो लम्हा था जब गली के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी। फितरी तौर पर वो सब चौंके, लेकिन जसपाल ने उसी लम्हे से फायदा लिया। उनकी तवज्जो बढ़ चुकी थी। उसने अपने दोनों तरफ खड़े लोगों के पेट में पूरी कुवत से कोहनियां मारी, ये देखे बगैर कि वो दोहरे हो गए हैं। उसने वहीं अपने पैरों पर से छलांग लगाई और हरनेक सिंह के मुंह पर घूंसा मारा और फिर उस पर जा पड़ा। वो दोनों ही फर्श पर थे। तब तक उसने हरनेक की गर्दन अपने काबू में कर ली। उसी वक्त रोनीत कौर अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों से भिड़ चुकी थी। वो चार थे और रोनीत अकेली। उसका बस नहीं चल रहा था। सिर्फ अपना दिफा कर रही थी और जो भी जसपाल की तरफ बढ़ता उसे रोक लेती। इसलिए वो लहूलुहान हो रही थी। गली के बाहर फायरिंग बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ यूं दस्ती बम के धमाके हो रहे थे कि जैसे किसी फौज ने हमला कर दिया हो। जसपाल पूरी तवज्जो से हरनेक सिंह को काबू में करने के लिए उस पर टूटा पड़ा था। उसने माथे और नाक के दरमियान ऐसा जोरदार पंच मारा कि अगले ही लम्हे वो बेहोश हो गया। रोनीत बेहाल हो चुकी थी। जसपाल उसे बचाने के लिए बढ़ा तो एक गार्ड ने पिस्टल तान लिया। जसपाल ने एकदम से उसे झुकाई दी। फायर तो हुआ, लेकिन पिस्टल उसके हाथ से जसपाल के हाथ में मुंतकिल हो गया। बाकी तीनों ने रोनीत को छोड़ दिया और अपने पिस्टल निकालकर जसपाल पर तान लिए। उन्हें देर हो गई थी। जसपाल फौरन ही जमीन पर लेटा और घूमते हुए बगैर किसी तरद्दुद और वक्त जाया किए उन पर फायर कर दिए। रोनीत कौर का बुरा हाल था। जसपाल ने उसे सहारा दिया तो वो कराहते हुए बोली, बिलाशुबा गली के बाहर हमारे ही लोग होंगे। मुझे छोड़ो, बाहर देखो कैसा माहौल है। जसपाल किसी बहस के बगैर उसे यूं ही गली में छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ा। बाहर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। तीन लड़के अंदर आने की कोशिश में थे मगर सामने की फायरिंग से रुके हुए थे। जसपाल ने ताक कर उन्हें निशाना बनाया तो रास्ता साफ हो गया। वो फौरन अंदर आ गए। मैं हरनेक को लेकर आता हूँ, मुझे गाड़ी तक कवर देना, जसपाल ने कहा और हरनेक को उठा लिया। वो बहुत भारी था लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो उसे गाड़ी तक ले गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी। जसपाल ने देखा उनका ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। उसने हरनेक सिंह को गाड़ी में फेंका। रोनीत कौर उसके साथ जा बैठी। लड़कों ने उन्हें कवर दिया। वो वहां से निकलते चले गए। जैसे ही वो रोड पर आए, रोनीत कौर ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा सेल फोन और लैपटॉप किधर हैं? मैं रास्ता साफ करती हूँ, तुम बहुत एहतियात से निकल चलो और राब्ता करके गरलीन को अपनी पोजीशन बता दो। ओके, उसने कहा और तेज रफ्तारी से चल दिया। वो उसी इमारत में आन पहुंचे जहां उन्होंने कल्याण सिंह को रखा हुआ था। वो हरनेक को दूसरे कमरे में ले गए थे। तभी एक लड़के ने जसपाल को पैगाम दिया, सर कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त नहीं है, हाई अलर्ट हो गया है। चंडीगढ़ हमारे लिए चूहेदान साबित हो सकता है। अगर एहतियात ना की गई तो